अस्सलाम अलैकुम। हम आपको जर्नल टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बलूचिस्तान के हालात इतने ख़राब क्यों हुए और ऐसे सरदारों के बारे में जिन्होंने सरदार होते हुए भी बलूचिस्तान से सरदाराना निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश की, जिनमें से एक सरदार अता मैंगल थे, जिनकी मौत सितंबर 2021 में हुई। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं भेड़ों के आगे बैन नहीं बजाना चाहता। सरदार अता मैंगल का ये बगैर रख रखाव के सीधा जवाब था जब मैंने उनसे चंद साल कबल इंटरव्यू देने की दरख्वास्त की थी। इस जवाब के बाद हम उनके घर जा पहुंचे और इंटरव्यू न देने की वजह जानना चाही तो उन्होंने कहा कि अब अंधों, गूंगों और बहरों के सामने क्यों चलाएं, क्योंकि किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अता मैंगल जुमेरात को कराची में वफात पा गए। वो काफ़ी अरसे से अलील थे और उनका पिछले दिनों एक निजी अस्पताल में दिल का ऑपरेशन भी किया गया था। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा सनाअल्लाह बलोच ने उनकी वफात की तस्दीक की है। सरदार अता बलूचिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आला और बलूचिस्तान की कौम परस्त सियासत के चौथे सुतून थे, जो अपनी तल्ख और उसूल परस्त सियासत की वजह से ज़ाती अलमियों और सदमों से भी गुजरे। सरदार अता मैंगल की पैदाइश खुजदार के इलाके वट में सरदार रसूल बख्श मैंगल के घर में हुई। उनका ताल्लुक शाज़ई मैंगल कबीले से था। वालिद का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, ताहम उनका झुकाव कलात रियासत के बजाय जाम ऑफ लसबीला की तरफ था। चीफ ऑफ झालावा और कलात रियासत से इख्तिलाफ की वजह से इन्हें खुजदार से बेदखल किया गया और उन्होंने बेला में रहाइश इख्तियार की। सरदार अता मैंगल ने इब्तिदाई तालीम मकामी तौर पर जबकि मजीद तालीम इस्लामिया कॉलेज कराची से हासिल की। वो छोटी उम्र में अपने शाज़ई मैंगल कबीले के सरदार बने थे। रोज़नामा इंतखाब के एडिटर अनवर साजिदी बताते हैं कि मीर गौस बख्श खान बजंजू ने इन्हें एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने खान ऑफ कलात को सिफारिश की थी कि ये एक बड़ा कबीला है, इसकी सरदारी बहाल की जाए, जिसके बाद अता मैंगल को सरदार बनाया गया था। शाज़ई मैंगल सरदारों के कलात रियासत और नवाब ऑफ झालावा से ताल्लुकात खुशगवार नहीं रहे। अख्तर अली खान बलोच बलूचिस्तान की नामवर शख्सियात में खान ऑफ कलात अमीर अहमद यार खान का हवाला देते हुए लिखते हैं कि उन्होंने इन्हें बताया था कि आज भी वो मंजर नहीं भूला जब कमसिन अता के सर पर सरदारी की पगड़ी बांधी थी। मैंने मैंगलों को इसकी सरदारी पर कितने जतनों के बाद राजी किया था। राकिम को मीर आगा मीर खाज खान ने बताया कि कराची के सेकेंडरी स्कूल से कमसिन अता मैंगल को उठाकर कलात में लाया गया और सरदान कबीला के तौर पर उनकी दस्तारबंदी की गई। ये खतरा पैदा हो गया कि कहीं वट पहुंचने पर उनको सरदारी का एक बड़ा उम्मीदवार कत्ल न करवा दे। चुनांचे खान ऑफ कलात ने इन्हें, जो उनके हम जुल्फ और कजिन थे, नौजवान अता मैंगल के हमरा मुहाफिजों की नफरी के साथ वट भेजा कि वो वहां जाकर मैंगल कबीले के तमाम मुतबरीन को खान के फैसले और अक़दाम से आगाह कर दें और सरदार अता की हिफाजत करें। सरदार अता मैंगल का सियासत में आने का फैसला भी एक दिलचस्प वाक़या है। एक मुलाकात में जब उनसे पूछा था कि अब सियासत में कैसे आए तो उन्होंने अपनी जवानी का वाक़या सुनाया। 50 की दहाई थी, मैं अभी सिर्फ सरदारी करता था और सियासत में कदम नहीं रखा था। हमारे गांव से मेन रोड तक सड़क नहीं थी, सो मैंने ज़ाती खर्चे से ये सड़क तामीर करवाई और उसका इफ्तिताह रियासत कलात के वज़ीर आज़म से करवाने का फैसला हुआ। मुकर्ररा दिन वो आए और हम इन्हें गांव लेकर रवाना हुए। रास्ते से कई नदियां गुजरती हैं, अगर कोई थोड़ा भी भटक जाए तो आगे जाकर फंस जाता। मैं वफ्द के आगे जा रहा था, लेकिन ये सोचकर गाड़ी वापस मोड़ दी कि मेहमान भटक ना जाए। सरदार अता के बकौल वो वापस आए तो देखा कि मेहमान रास्ता भटक चुके थे। उन्होंने इन्हें करास किया और पीछे आने को कहा। यूं गांव पहुंचे। गांव में खाने का भी इंतजाम था। इस वक्त का डिप्टी कमिश्नर मेरे पास आया और कहा कि वजीर आजम के असिस्टेंट को खाने के लिए कहीं। मैंने कहा कि दावत है, सब लोग खाना खा रहे हैं। मैंने तो किसी को नहीं कहा। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि असिस्टेंट खफा है। हालांकि इस बंदे से ये मेरी पहली मुलाकात थी। मैंने पूछा कि वो खफा क्यों है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वो कहता है कि अपने इसकी गाड़ी को करास किया है। डिप्टी कमिश्नर की बात सुनकर मुझे हैदराबाद दक्कन के निज़ाम की बेटी का किस्सा याद आ गया। वो अपनी गाड़ी में जा रही थीं तो एक अंग्रेज़ खातून जिसने किसी मकामी शख्स से शादी की थी की गाड़ी ने इसको क्रॉस किया। निज़ाम की बेटी ने हुक्म दिया कि इस खातून की गाड़ी रिवर्स में इसके घर तक पहुंचाई जाए। फोर्स गई और गाड़ी को इसी तरह वापस पहुंचाया गया। मेरे जहन में ये बात बैठ गई कि क्या ये ज़मीन मेरी नहीं, मैं अजनबी हूँ।
اس کے بعد میں نے سیاست کا آغاز کیا اور 90 کی دہائی تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ بلوچستان کے ترقی پسند قوم پرست رہنما میر غوث بخش بزنجو کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہی سردار عطا اللہ مینگل کو سیاست میں آنے پر قائل کیا تھا اور ان کے مشورے پر ہی انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ وہ 1956 میں مغربی پاکستان کی اسمبلی میں کامیاب ہوئے۔ 2 سال کے بعد صدر اسکندر مرزا نے آئین کو معطل کر کے مارشل لا کا نفاذ کر دیا اور یوں جنرل ایوب اقتدار پر قابض ہو گئے۔ سردار عطا اللہ نے اس مارشل لا کی مخالفت کی اور انہیں جیل جانا پڑا۔ میر غوث بخش بزنجو اور نواب خیر بخش مری کے ساتھ انہوں نے بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کو سرگرم کیا۔ سنہ 1962 کے انتخابات میں وہ قلات ڈوزن سے اور نواب خیر بخش مری کوئٹہ ڈویژن سے منتخب ہوئے۔ جب 1 یونٹ کا نفاذ کیا گیا تو انہوں نے اس کی بھرپور طریقے سے مخالفت کی۔ ان دونوں رہنماؤں کی جوشیلی اور قوم پرستانہ تقاریر نے نہ صرف بلوچستان بلکہ کراچی کے بلوچ نوجوانوں میں جوش و خروش پیدا کیا۔ کراچی میں ککری گراؤنڈ میں ان کا جلسہ صبح 4 بجے تک جاری رہا۔ اگلے روز انہیں ریاست سے غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ رمضان بلوچ اپنی کتاب بلوچ روشن چہرے میں لکھتے ہیں کہ عطا اللہ مینگل کی تقریر آج تک ان کے کانوں میں گونج رہی ہے۔ وہ لیاری کے بلوچوں کے آئیڈیل بن گئے اور بمشکل سے کوئی گھر ہوگا جس میں ان کی تصویر نہ لگی ہو۔ ریاست سے غداری کے الزام میں گرفتاری کے چند ہفتوں کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ سرکار کی مدد سے ایک بزرگ کرم خان مینگل کو شازئی مینگل قبیلے کا سردار مقرر کر دیا گیا، لیکن قبیلے کے لوگوں نے حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا، جس کے بعد سردار عطا اللہ، ان کے بزرگ والد رسول بخش مینگل اور بھائی مہر اللہ مینگل کو گرفتار کر لیا گیا۔ قتل کے وقت ان کی موجودگی کو پولیس ثابت نہ کر سکی اور نتیجے میں انہیں رہا کرنا پڑا اور ان کی سرداری بھی برقرار رہی۔ نیشنل عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے 1970 کے انتخابات میں حصہ لیا اور نواب خیر بخش مری، غوث بخش بزنجو اور ان پر مشتمل ٹرائیکا نے ان کے وزیر اعلیٰ ہونے کا فیصلہ کیا اور یوں وہ بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ بنے۔ ان انتخابات سے قبل بلوچستان کو صوبے کی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ سردار عطا اللہ مینگل نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بھٹو نیب کو حکومت بنانے ہی نہیں دیتے، مگر مجبوری میں انہوں نے ایسا کیا کیونکہ اس وقت فوج ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اس دور میں انہوں نے تعلیم پر توجہ دی۔ بلوچستان کا تعلیمی بورڈ بولان میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج قائم کیے۔ اس عرصے میں نواب خیر بخش مری نے بلوچستان سے سرداری نظام کے خاتمے کی قرارداد پیش کی، جس کی انہوں نے حمایت کی، لیکن فیصلہ وفاقی حکومت کے اختیار میں تھا، لہذا یہ وفاقی حکومت کو بھیجی گئی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو حکومت نے عمل نہیں کیا۔ چنانچہ بھٹو حکومت سے سیاسی اور انتظامی معاملات پر ان کے اختلافات پیدا ہو گئے۔ اقرا یونیورسٹی اسلام آباد میں پولیٹیکل سائنس اور بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ڈاکٹر رضوان زیب اخبار فرائیڈے ٹائمز میں اپنے آرٹیکل دی روٹس آف رزمن میں لکھتے ہیں کہ عطا اللہ مینگل کی حکومت اور وفاق میں تنازع شروع ہو گیا۔ مینگل نے 5500 غیر مقامی ملازمین کو بلوچستان سے بے دخل کر کے واپس بھیج دیا، جن میں 2500 سے زائد پولیس کے تھے۔ اس کے علاوہ بلوچستان دیہی محافظ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مینگل نے کوسٹ گارڈز کو مکران کے ساحل پر گشت کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ مری اور مینگل قبائل نے پٹ فیڈر ایریا میں پنجابی آبادکاروں پر حملے کیے۔ رضوان زیب کے مطابق انہی دنوں یعنی 1972 میں پاکستان کے کئی سیاستدان، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق نیشنل عوامی پارٹی سے تھا، لندن میں تھے۔ اتفاقی طور پر وہاں بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان بھی موجود تھے۔ پاکستانی میڈیا بالخصوص حکومتی اشاعتی ادارے نیشنل پیپرز ٹرسٹ کے اخبارات میں یہ شہ سرخیاں بنائی گئیں کہ یہ لوگ بھٹو حکومت کا تختہ الٹا کر پاکستان کی تقسیم چاہتے ہیں۔ اس کو لندن پلان کا نام دیا گیا۔ اسی سال 10 فروری کو سیکیورٹی فورسز نے اسلام آباد میں واقع عراقی سفارت خانے سے اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بلوچ مزاحمت کاروں کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کو بنیاد بنا کر بلوچستان میں 30 دنوں کے لیے صدارتی نظام نافذ کیا گیا اور نواب اکبر بگٹی کو گورنر لگایا گیا، لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ نہیں چلے اور مستعفی ہو گئے۔ اس کے بعد احمد یار خان کو گورنر لگایا گیا۔ بلوچستان کی پہلی اسمبلی اور حکومت کو اس کے قیام کے 10 ماہ میں برطرف کر دیا گیا اور غوث بخش بزنجو، عطا اللہ مینگل اور نواب خیر بخش مری سمیت نیب کے کئی سرکردہ رہنماؤں کو گرفتار کر کے ان پر حکومت کے خلاف سازش کا مقدمہ چلایا گیا۔ اس کو حیدرآباد سازش کیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رضا زیب کے مطابق حکومت کی برطرفی کے 6 ہفتوں کے بعد حکومتی فورسز اور قافلوں پر حملے شروع ہو گئے۔
18 मई 1973 को एक अहम हमला हुआ जब तंदूरी के मकाम पर देर स्काउट्स को निशाना बनाया गया। अस्करियत पसंदों की खास तौर पर मौजूदगी सारावां झालावां और मरी बुगटी एरिया में थी। जुलाई 1974 तक अस्करियत पसंद कई सड़कों का कंट्रोल हासिल कर चुके थे और मुल्क के दूसरे इलाकों से राब्ता मुनक़ते कर दिया था। ट्रेन सर्विस भी मुतासिर हुई। सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार शहज़ादा जुल्फ़िकार कहते हैं कि क़लात और खुजदार से लेकर लसबीला तक वस्ती बलूचिस्तान में मैंगल हावी थे। मंजरनामे में इस वक्त तब्दीली आई जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3 सितंबर 1974 को चमलन पर हमला किया, जिसमें 125 अस्करियत पसंद हलाक हो गए और 900 के करीब को गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार अताउल्लाह मैंगल के बेटे असदुल्लाह मैंगल, जो बलूचिस्तान से लापता होने वाले अव्वलीन फर्द थे। सरदार अताउल्लाह मैंगल सियासी सफ़र में ज़ाती सदमा देखने वाले पहले सियासतदान थे। वो जब कराची में असीर थे कि उनके बेटे असद मैंगल की गुमशुदगी का वाक़या पेश आया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अफवाही और हकीकत में लिखते हैं कि उन्हें सिंध के वज़ीर आला ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने टेलीफोन पर बताया कि शहर में कोई गैर मामूली वाक़या हुआ है। वज़ीर आला सिंध को सूबाई इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने बताया था कि सरदार अताउल्लाह मैंगल के साहिबजादे को बल्ख शेर मज़ारी के घर से अगवा किया गया है, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि अगवा करने वाले कौन लोग थे। ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई के मुताबिक एक ऐनी शाहिद ने पुलिस को इत्तला दी थी कि असद मैंगल अपने दोस्त अहमद शाकुर्द के साथ वक़ुआ की रात को बल्ख शेर मज़ारी के घर आए थे। बल्ख शेर मज़ारी घर में नहीं थे। कहा जाता है कि किसी ने घर का दरवाज़ा खोला और असदुल्लाह और उनके दोस्त अंदर गए और बैठ गए। कुछ ही देर बाद दोनों बाहर निकले और अपनी कार में सवार हो गए। ज्यों ही घर का दरवाज़ा बंद हुआ तो गोलियां चलने की आवाज़ आई। बरसों गुजर गए, असद मैंगल की नालाश मिली और न ही कहीं से जिंदा होने का कोई सुराग मिल सका। उनका शुमार बलूचिस्तान से जबरी गुमशुदा पहले कारकुनान में होता है। जनरल ज़ियाउल हक ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट कर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। उन्होंने बलोच रहनुमाओं की तरफ नर्म रवैया रखा। शहजादा जुल्फ़िकार के मुताबिक जनरल ज़ियाउल हक ने बलोचों से मीटिंग की। उन्होंने बताया कि उनसे जुल्म ज़ियादती हुई है, जिसके बाद गिरफ्तार लोग रहा हुए और सियासी दर्जा हरारत मामूल पर आ गया। मीर गौस बख्श बजंजू ने कहा कि बलोच वफाक में ही रहें तो बेहतर है। मैंगल और मरी खामोश रहे। अताउल्लाह मैंगल लंदन और खैर बख्श मरी अफगानिस्तान चले गए। उन्होंने एक दूसरी राह इख्तियार की और अपने लोगों को अफगानिस्तान बुला लिया। लंदन में अताउल्लाह मैंगल ने सिंधी और बलोच कौम परस्तों पर मुश्तमिल वर्ल्ड बलोच ऑर्गेनाइजेशन कायम की। बजंजू पाकिस्तान में रहे और BNP का क़याम अमल में लाए। सरदार अताउल्लाह मैंगल 1996 में वतन वापस आ गए। उन्होंने BNP की तश्कील की। सना 1997 के इंतखाबात में अक्सरियती पार्टी बनी। उनके बेटे अख्तर मैंगल वज़ीर आला बने और वो खुद अमली सियासत से रिटायर हो गए। सरदार अताउल्लाह मैंगल को सियासत में लाने वाले मीर गौस बख्श बजंजू थे, लेकिन वो नवाब खैर बख्श मरी के करीब रहे और दोनों एक दूसरे के फैसलों पर असर अंदाज भी होते थे। बाद में इस दोस्ती ने रिश्तेदारी की भी शक्ल इख्तियार की। उनके बेटे जावेद मैंगल नवाब खैर बख्श मरी के दामाद बने। इंतखाब अखबार के एडिटर अनवर साजदी का कहना है कि सरदार अताउल्लाह ने सियासत में कई निशेब व फराज देखे। मीर गौस बख्श बजंजू पाकिस्तान के इंतज़ामी ढांचे में पार्लिमानी जमहूरियत सियासत में यकीन रखते, जबकि सरदार अताउल्लाह इक़्तिदार में आने के बाद आज़ादी की बात करते, जबकि खैर बख्श मरी ये बात काफ़ी अरसे से कर रहे थे तो फिर नज़रियाती तौर पर उनके करीब हो गए। डॉक्टर अब्दुल हई बलोच बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन BSO के पहले सदर हैं। नेशनल अवामी पार्टी के टिकट पर उन्होंने 1970 के इंतखाबात में रियासत क़लात के शहजादे को शिकस्त दी। उनका कहना है कि सरदार अताउल्लाह जब सियासत में आए तो कबायली सरदार होने के बावजूद उन्होंने नीम कबायली और नीम सरदारी जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ भरपूर जिदोजहद की और एक मुस्बत सोच, वतन दोस्त और कौम परस्त के हवाले से भरपूर किरदार अदा किया। ये बड़ी बात है कि एक बड़े तबके अमरात याफ्ता तबके में होने के बावजूद उन्होंने अपने तबके के खिलाफ तवील जिदोजहद की है। इस हुकूमत के क़याम से बलोच अवाम में ये एहसास पैदा हुआ कि ये हमारी हुकूमत है। ये सबसे बड़ा काम हुआ। उन्होंने ये यकीन और हौसला दिया कि हम अब के लोग हैं, अब की वजह से हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर हुकूमत में पाकिस्तान भर के कौम परस्त जमातों ने पूनम नामी कौमी इत्तेहाद तश्कील दिया तो सरदार अताउल्लाह कुछ अरसे दोबारा सियासत में आए और इस इत्तेहाद के सरबराह भी बने।
نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت اور بعد میں بلوچستان میں فوجی آپریشنز اور اختر مینگل کی گرفتاری سے ان کے مزاج میں تلخی آتی گئی اور ان کا موقف میڈیا سے لاپتہ ہوتا گیا اور زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے میڈیا سے قطع تعلق کر دیا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان سے ناراض نہیں بیزار ہیں۔ تو دوستو اپنے یہ ویڈیو دیکھی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔